ओके, हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द बैकबोन ऑफ द रीजनिंग। ठीक है, ये जो टॉपिक है बैकबोन ऑफ द रीजनिंग, ये इंपॉर्टेंट है हर उस एंट्रेंस के लिए जहां पर रीजनिंग पूछी जाती है, फिर चाहे वो बीए का एंट्रेंस हो या फिर वो बीएलएलबी का एंट्रेंस हो या बीबीए या फिर बीकॉम या फिर एमबीए। ठीक है, रीजनिंग में ये जो सब्जेक्ट है हमारा रीजनिंग, जब हम इसको पढ़ते हैं तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो हमारे सिलेबस को कवर करते हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे हैं जिनसे सवाल आपको एंट्रेंस में देखने के लिए जरूर मिलता है। जैसे कि एक चैप्टर है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, एक चैप्टर है हमारा एनालॉजी, एक चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन, एक चैप्टर है हमारा सीरीज। इन सारे ही चैप्टर में आपको ये पता होना चाहिए जो हमारा आज का टॉपिक है, दैट इज द बैकबोन ऑफ द रीजनिंग। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे द बैकबोन ऑफ द रीजनिंग, द बैकबोन ऑफ द रीजनिंग, द बैकबोन ऑफ द रीजनिंग, द बैकबोन ऑफ रीजनिंग। ये जो बैकबोन ऑफ द रीजनिंग है, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाती है, ठीक है, बैकबोन ऑफ द रीजनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो जाती है, तो आपके यहाँ पर जो चैप्टर्स कवर हो जाएंगे वो कौन कौन से हैं। आपको कोडिंग डिकोडिंग ऐसा समझ में आ जाएगा जो आप कभी नहीं भूलोगे, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आपको एक चैप्टर एनालॉजी ऐसा समझ में आ जाएगा जो आप कभी भी नहीं भूलोगे, एनालॉजी। आपको एक चैप्टर क्लासिफिकेशन ऐसा समझ में आ जाएगा जो आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्लासिफिकेशन। ठीक है, आपको एक चैप्टर समझ में आ जाएगा सीरीज, जो आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो ये चार बड़े चैप्टर रीजनिंग के, जिससे आपका कोई भी एंट्रेंस दिखाई देता है। आप कोई भी एंट्रेंस एमयू या जामिया का लिखते हो और अगर उसमें रीजनिंग आ रही है, तो ये चार बड़े ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे पेपर का वेटेज दिखाई देता है। अगर रीजनिंग 25 मार्क्स की आ रही है फॉर एग्जांपल, तो 25 मार्क्स में जब वो पूछेगा सवाल, तो लगभग 10 नंबर के सवाल इन चैप्टर से होते हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ये चार चैप्टर्स हमारे कवर हो जाते हैं। एक चैप्टर हमारा कवर होता है कोडिंग डिकोडिंग, एक चैप्टर हमारा कवर होता है एनालॉजी, एक चैप्टर हमारा कवर होता है क्लासिफिकेशन, एक चैप्टर आपका कवर होता है इसमें सीरीज। आप ट्रस्ट करिए, अगर आपने बैकबोन ऑफ द रीजनिंग जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़ लिया, तो ये चारों चैप्टर्स आपके टिप्स पर आ जाएंगे। फिर यानी आपका कोई भी सवाल हो कोडिंग डिकोडिंग का, या कोई भी सवाल हो एनालॉजी का, या कोई भी सवाल हो क्लासिफिकेशन का, या फिर कोई सा भी सवाल हो सीरीज का, आप झट से उस सवाल को सॉल्व कर दोगे। देखने का नजरिया बदल जाएगा अगर आपने बैकबोन ऑफ द रीजनिंग पढ़ लिया, समझ लिया और याद कर लिया। मैं कोशिश करूंगा आपके सामने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूं ताकि आपको ये बैकबोन ऑफ द रीजनिंग समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द बैकबोन ऑफ द रीजनिंग, जिसमें हम दो बातें पढ़ेंगे। और बैकबोन ऑफ द रीजनिंग जो होती है, उसमें बेटा हम दो चीजें मिलाकर के कहते हैं कि ये बैकबोन ऑफ द रीजनिंग हमारा कवर हो गया। वो पहली बात जो है हमारी इस टॉपिक में, वो है द पोजिशनल वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट्स, द पोजिशनल वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स की पोजिशनल वैल्यू, द पोजिशनल वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट्स। और इसी बैकबोन ऑफ द रीजनिंग में दूसरा टॉपिक है द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट्स, द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट्स, द रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट्स। ये दोनों टॉपिक जब हम कंबाइंडली एक साथ पढ़ देते हैं, चाहे हम पोजिशनल वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट्स पढ़ लें और उसी के साथ हम रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अल्फाबेट्स पढ़ लें, तो कंबाइंडली इस टॉपिक को कहा जाता है बैकबोन ऑफ द रीजनिंग, जो इन चार इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करता है। होपफुली आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके, ऑनलाइन वाले बच्चों को आवाज आ रही होगी मेरी। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना दैट इज पोजिशनल वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट क्या है, पोजिशनल वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट हम कैसे पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम
जब पोजिशनल वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट पढ़ लेंगे उसके बाद फिर हम आएंगे अपने लास्ट टॉपिक पर, दैट इज द रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, नाउ हेडिंग डाल लीजिए पोजिशनल वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। पोजिशनल वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट्स, पोजिशनल वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट। ठीक है, पोजिशनल वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट, दिस इज द टॉपिक जो हमें समझना है डिटेल। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं, देयर आर 26 अल्फाबेट्स, हमारे पास 26 अल्फाबेट है। ठीक है, देयर आर 26 अल्फाबेट्स, 26 अल्फाबेट्स जो स्टार्ट हो रहे हैं ए से और एंड हो रहे हैं जेड पर। ठीक है, इन अल्फाबेट्स की पोजीशन आपको याद होना चाहिए इन द रिदम ऑर्डर। ठीक है, जब कोडिंग डिकोडिंग से, एनालॉजी से, सीरीज से हमारे पास सवाल आते हैं, क्लासिफिकेशन से सवाल आते हैं, तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को और बहुत सारे टीचर्स को देखा है कि वो ए से लेकर जेड तक पूरा लिखने लगते हैं। दिस इज द वर्स्ट मेथड, सबसे बेकार मेथड है। आपको कोई भी अल्फाबेट सुन करके उसकी पोजीशनल वैल्यू याद होनी चाहिए। तो मैं यहां पर कुछ टिप्स लिख रहा हूं, कुछ ट्रिक्स लिख रहा हूं, जिससे आप पोजीशन वैल्यू याद कर पाओगे। ठीक है, वो टिप्स और ट्रिक क्या है? सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, आई के जस्ट बाद जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, and last one is T, U, V, W, X, Y और Z। ठीक है, there are 26 alphabets we have। ठीक है, now अब आप ट्रिक्स और टिप्स सुनिए। आपको ए से लेके ई तक याद करने में किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है। ए से लेके ई तक हम एक साथ याद करेंगे। ए की पोजिशनल वैल्यू 1 होती है, बी की पोजिशनल वैल्यू 2, सी की 3, डी की 4 और ई की 5। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती होगी कि सर हमें दिक्कत हो रही है इसको याद करने में। मैं अगर बोलूंगा व्हाट इज द पोजिशनल वैल्यू ऑफ ए, आप बता दोगे सर 1 है। मैं बोलूंगा व्हाट इज द पोजिशनल वैल्यू ऑफ बी, सर 2 है। डी की पोजिशनल वैल्यू सर 4 है और ई की पोजिशनल वैल्यू 5 है। तो ए से लेके ई तक हमें रिदम में याद होता है इसकी पोजिशनल वैल्यू 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं आगे, जहां से बच्चा भूलना स्टार्ट होता है। तो आज से एफ का मतलब है फिक्स और फिक्स का मतलब है 6। ठीक है, एफ की पोजिशनल वैल्यू होती है 6, फिक्स और 6। ठीक है, G7, G7, G का होता है 7, G7 आप GS में पढ़ोगे। G7 क्या होता है? G7 का कोड, G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। व्हाट इज G7? ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, 7 कंट्री का ग्रुप। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी उन स्टूडेंट ने सुन रखी होगी जो करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़े वो सबूर सर से या उस्मान सर से उनके लेक्चर्स में सुन लोगे। बड़ा कॉमन कोड है G7 का कोड। G7 स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। तो G का हो गया हमारा 7। ठीक है, H जो है, H ये आपको जब भी दिखाई देगा H, तो H की आप लोग कैपिंग करोगे। H की आप लोग क्या करोगे? कैपिंग। H को कैप पहनाओगे, और H को जैसे ही आप लोग कैपिंग करोगे तो ये किसकी तरह दिखने लगेगा? 8 की तरह। ठीक है, H जब भी आएगा तो आप ऐसे कैप पहना दोगे इसको, और H किसकी तरह दिखने लगेगा? 8 की तरह। तो H का होता है बेटा 8। ठीक है, I की पोजिशनल वैल्यू क्या है? I का मतलब है आई नो, मैं जानता हूं, और नो को आप बोलोगे नो। आई नो, मैं जानता हूं, और नो को आप बोलोगे नो। ठीक है,
तो ये ए से लेकर के आई तक पोजिशनल वैल्यू हो गई। ए से लेके ई तक आपको किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, ए से लेके ई तक 5। उसके बाद एफ फिक्स का 6, G7 का एक कोड होता है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, GS का टर्म है। एच जब भी आपको दिखाई देगा तो एच की आप कैपिंग करोगे और वो कैप पेन का ही कैसा रिजेंबल होगा, 8 के जैसा। आई नो, मैं जानता हूं, आई का हो जाएगा नो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। जे और के आप एक साथ याद करोगे, जे के जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर दोनों सेंसिटिव इलाके, और जम्मू कश्मीर में रोज 10 से 11 गोलियां चलती हैं, 10 से 11 गोलियां चलती हैं। ठीक है, 10 से 11 गोलियां चलती हैं, कहां पर, जम्मू कश्मीर में। जे फॉर जम्मू और के फॉर कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक साथ याद रखोगे, जम्मू कश्मीर रोज 10 से 11 गोलियां चलती हैं क्योंकि सेंसिटिव इलाके हैं। जे का 10 और के का 11, 10 से 11 गोलियां। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एल, एल फॉर लॉइन, और लॉइन को देखते ही सबके बच जाते हैं 12। एल फॉर लाइन, और लाइन को देखते ही सबके क्या बच जाते हैं बेटा, 12। तो एल का कोड आप याद रखोगे 12। उसके बाद आप एम और एन को एक साथ याद रखोगे, एम और एन। एम और एन को कैसे याद रखें सर, एम का मतलब मेरा तेरा साथ, मेरा तेरा साथ। ठीक है, एम का मतलब मेरा तेरा साथ, तो एम का होता है 13। और अगर एम का 13 है और एन उनके साथ आ रहा है तो एम का 13 हो गया और एन का 14 हो गया। ठीक है, एम और एन आपको एक साथ याद रखने। एम स्टैंड्स फॉर मेरा तेरा साथ, एम का नंबर 13, और एन क्योंकि उसके साथ आ रहा है इसलिए उसका हो गया 14। ठीक है, अब देखो एक यहां पर मैं और चीज लिख रहा हूं, याद रह जाएगी तुम्हें। ओ आर और एस, ORS का एक घोल होता है, आपने सुना होगा, इसको एक साथ याद करना है आपको, ORS का घोल, ORS का एक घोल होता है। और ये ORS का घोल हम देंगे 15 साल के बच्चों को, 18 साल के बच्चों को और 19 साल के बच्चों को। ORS का घोल 15 साल के बच्चों को देंगे, 18 साल के बच्चों को देंगे और 19 साल के बच्चों को देंगे। तो ऐसे आपको ये ORS याद हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको याद करना है PQ एक साथ, P और Q एक साथ याद रखना है। ठीक है, P फॉर प्रिंस, 16 साल का प्रिंस है और उसकी शादी एक क्वीन से हुई है जो कि 17 साल की है। ठीक है, तो 16 साल के प्रिंस की शादी 17 साल की क्यू से हुई है, P फॉर प्रिंस और Q फॉर क्यू। ठीक है, ये आ गया टी, टी से तो हम सब जानते हैं T20 का मैच, T20 का मैच। ठीक है, ये आ गया यू, UR21, UR21। आप आज से 21 साल के हो। ठीक है, आज से आपकी उम्र 21 साल की है जब तक आपका एंट्रेंस क्रैक नहीं हो जाता, तो UR21। जैसे हमें जरूरत नहीं है ए से लेके ई तक किसी ट्रिक की, वैसे ही हमें VWXYZ इसके लिए भी किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। वी से हम स्टार्ट करते हैं 22, 23, 24, 25 और 26। तो दीज आर द पोजिशनल वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट जो आपको रिदम ऑर्डर में याद होनी चाहिए। अगर आपके एंट्रेंस में सवाल आए और आपने वो बेवकूफी करी कि ए से लेकर जेड तक पूरा लिख रहे हो 1 2 3 4 5 6, ये बिल्कुल वर्स्ट मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग है, चैप्टर ज्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं हमारे, कोडिंग डिकोडिंग भी हमें पढ़ना है, एनालॉजी भी हमें पढ़ना है, सीरीज भी हमें पढ़ना है, क्लासिफिकेशन भी हमें पढ़ना है। तो हमें कुछ ऐसी टिप्स ट्रिक्स चाहिए जिससे हमें रिदम ऑर्डर में याद हो जाए, वो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। ABCDE, यहां तक हमें किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 और ई का 5। एक बार मेरे साथ बोलोगे याद हो जाएगा। नाउ एफ फिक्स और 6, एफ का 6, G7 करंट अफेयर्स का एक टर्म है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री। एच जब भी दिखेगा उसको कैपिंग करनी है और एच को कैप पहनाते ही वो 8 की तरह दिखेगा। आई नो, मैं जानता हूं, आई का हो गया नो। जे और के एक साथ याद करना है, जम्मू और कश्मीर सेंसिटिव इलाके हैं, वहां 10 से 11 गोलियां चलती हैं रोज। ठीक है, जे के बाद आया एल, लाइन को देखते ही बच जाते हैं 12। इसके बाद आया एम एन, मेरा तेरा साथ, एम फॉर मेरा और इसका कोड है 13, मेरा तेरा साथ। अगर एम का 13 है तो एन उसके साथ आता है 14 होगा।
ORS एक साथ याद करना है। ORS का एक घोल है जो आप 15 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे और 19 साल के बच्चों को देते हो। तो O का 15, R का 18 और S का 19। PQ एक साथ याद करना है। 16 साल का प्रिंस था और उसकी शादी 17 साल की Q से हो गई। उसके बाद UR21, आप 21 साल के हो, T20 का मैच। और VWXYZ किसी कोड की जरूरत नहीं है, जैसे ये 1 से लेके 5 तक, वैसे ये 22 से लेके 26 तक। इज इट क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन इज इट क्लियर टू ऑल बेटा? पोजिशनल वैल्यू क्लियर हो गई। नाउ वी शुड मूव ऑन द रिवर्स ऑर्डर। जल्दी एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इन द कमेंट सेक्शन एक बार बताइए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। चलो ठीक, तो सेकंड टॉपिक है हमारा रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम रिवर्स ऑर्डर पे बात करते हैं। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज रिवर्स ऑर्डर। अब रिवर्स ऑर्डर क्या होता है ये तो हमें याद है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर क्या होता है? रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर का मतलब है कौन सा अल्फाबेट किस अल्फाबेट के रिवर्स में काम करता है। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर क्या है, तो उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, उसके बाद आपको ये याद हो जाएगा बहुत अच्छे से। कहानी है इस लड़के की, डेट इज आर एस। ठीक है, आर एस नाम का एक लड़का है, इसको दो चीजें बहुत पसंद है। ठीक है, एक तो ये क्रैक्स बहुत खाता है और एक ये ड्यू बहुत पीता है। ठीक है, उसके बाद हम काउंटर करेंगे रिवर्स ऑर्डर को विद नंबर्स। एक बार आप इसको देखोगे, स्टार्ट विद द आरएस। आरएस नाम का लड़का है। अब क्योंकि आरएस एक लड़का है, दैट्स वाई बॉय। इसको खाना पसंद है क्रैक्स और इसको पीना पसंद है ड्यू। ठीक है, इसका ईवीएस का एग्जाम है, ईवीएस का एग्जाम है, और ये एक मूवी देखने चला जाता है। मूवी का नाम है फालतू। फालतू, ठीक है। क्यों मूवी देखना चला जाता है एग्जाम है उसके बावजूद भी? क्योंकि अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है, अपने आप को बहुत ग्रेट समझता है। ठीक है, क्यों ग्रेट समझता है? क्योंकि इसके 10th में, मतलब हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी बोलते हैं बेटा 10th क्लास को, और इंटर में, इंटर बोलते हैं 12th क्लास को। इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। इज इट क्लियर? ईवीएस का एग्जाम है, तब भी फालतू मूवी देखने क्यों जा रहा है? क्योंकि अपने आप को ग्रेट समझता है। क्यों ग्रेट समझता है? क्योंकि इसके 10th में हायर सेकेंडरी और 12th में इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बट ये ईवीएस के एग्जाम में फेल हो जाता है। इसीलिए इसकी मम्मी पापा इसकी शादी कराते हैं जंगल की रानी से। जंगल की रानी से इसकी शादी होती है। ठीक है, शादी पे ये पहनता है कुर्ता पजामा, कुर्ता पजामा। शादी पे ये पहन रहा है कुर्ता पजामा। ठीक है, और कुर्ता पजामा के साथ साथ, क्योंकि भाई नीचे भी पहनने के लिए कुछ चाहिए, तो ये पहनता है लोटो कंपनी के शूज, लोटो कंपनी के शूज। और ऐसे वो बॉय से कन्वर्ट हो जाता है मैन में।
ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ द आरएस दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर द रिवर्स ऑर्डर। क्या स्टोरी है, मैं एक बार दोबारा सुनाता हूं। आरएस नाम का एक लड़का है, बॉय, उसको क्रैक्स खाना पसंद है, ड्यू पीना पसंद है, उसका ईवीएस का एग्जाम है, एग्जाम होने के बावजूद वो फालतू मूवी देखने जाता है क्योंकि वो अपने आप को ग्रेट समझता था। क्यों? क्योंकि उसके 10th में मतलब हायर सेकेंडरी और 12th में मतलब इंटर में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, बट वो ईवीएस के एग्जाम में फेल हो जाता है। गुस्सा होकर उसके मम्मी पापा उसकी शादी कराते हैं जंगल की रानी से। जंगल की रानी, शादी पे वो पहनता है कुर्ता पजामा, लोटो के शूज, और ऐसे वो बॉय से कन्वर्ट हो जाता है मैन में। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द वर्ड्स आर इज मतलब ए और जेड, आर इज, ठीक है। बॉय का मतलब बी और वाई, बॉय। क्रैक्स का मतलब सी, बल्कि ये चीज मैं इधर लिखता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। रिवर्स ऑर्डर हम हेडिंग यहां कर लेते हैं और इस चीज को हम इधर समझाते हैं, ठीक है। आर इस का मतलब है भाई ए जेड, ए जेड का मतलब आर इस, ठीक है। बॉय का मतलब है भाई बी वाई बॉय। क्रैक्स का मतलब है भाई सी एक्स क्रैक्स। ड्यू का मतलब है डी डब्ल्यू ड्यू। ईवीएस का मतलब है भाई ई और वी। फालतू का मतलब है एफ और यू। ग्रेड का मतलब है जी और टी। हायर सेकेंडरी का मतलब है एच और एस। इंटरमीडिएट का मतलब है आई और आर। जंगल की रानी जे क्यू। कुर्ता के, पजामा पी। लोटो के शूज एल ओ। मैन एम और एन। दे आर द रिवर्स ऑर्डर। ए के रिवर्स में जेड आएगा, बी के रिवर्स में वाई, सी के रिवर्स में एक्स, डी के रिवर्स में डब्ल्यू, ई के रिवर्स में वी, एफ का रिवर्स में यू, जी के रिवर्स में टी, एच के रिवर्स में एस, आई के रिवर्स में आर, जे के रिवर्स में क्यू, के रिवर्स में पी, एल के रिवर्स में ओ और एम के रिवर्स में एन। दिस इज द रिवर्स ऑर्डर जो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक मैजिकल चीज इसमें और है, अगर आपको दिखाई दे रही है, एक मैजिकल चीज इसमें और है, पता है क्या है वो मैजिकल बात यह है कि जब भी आप किसी अल्फाबेट को उसके रिवर्स ऑर्डर के साथ ऐड करते हो तो हमेशा एक सेम नंबर आता है और वो नंबर होता है 27, हमेशा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखो तो ए की पोजिशनल वैल्यू 1 है और जेड की पोजिशनल वैल्यू 26 है, और आप 26 और 1 को ऐड करोगे तो हमेशा कितना आएगा? 27। बी की पोजिशनल वैल्यू 2 है, वाई की पोजिशनल वैल्यू 25 है, और आप 25 और 2 को ऐड करोगे कितना आएगा? 27। सी की पोजिशनल वैल्यू 3 है, एक्स की पोजिशनल वैल्यू 24 है, 24 और 23 को आप ऐड करोगे तो 24 25 26 27। डी की पोजिशनल वैल्यू 4 है और डब्ल्यू की पोजिशनल वैल्यू 23 है, तो 23 और 4 को ऐड करोगे तो 27। ई की पोजिशनल वैल्यू 5 है, वी की पोजिशनल वैल्यू 22 है, 22 और 5 को आप ऐड करोगे तब भी 27 आ रहा है। एफ की पोजिशनल वैल्यू 6, यू आर 21, 21 और 6 27। ठीक है, जी ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, T20 का मैच, 20 और 7 27। एच की कैपिंग करी 8 बन गया। ओ आर एस का गोल 15 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे और 19 साल के बच्चे। 19 और 8, 19 और 8 27। आई नो, मैं जानता हूं, ओ आर एस का गोल 15 साल के बच्चे और 18 साल के बच्चे। 18 और 9 27। जे जम्मू, जम्मू में 10 गोलियां चल रही थी और कश्मीर में 11 गोलियां चल रही थी। ठीक है, क्यू क्यू का प्रिंस 16 और इसकी शादी 17 साल की क्यू से हुई थी। 17 और 10 27। प्रिंस 16 साल का, 16 और 11 27। लास्ट वन इज एल ओ। एल लॉइन को देखते ही 12 बज गए, ओ आर एस के गोल में ओ 15, 15 और 12 27। मेरा 13 7, इसका 13 तो इसका 14, और 14 और 13 27। जब भी आप कोई भी अल्फाबेट उसके रिवर्स ऑर्डर से ऐड करते हो तो हमेशा 27 आता है। याद रखिएगा ये मैजिकल ट्रिक। जैसे मान लो मैं ये आर एस वाली स्टोरी भूल गया और आपने मुझसे बोला एच का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, व्हाट इज द रिवर्स ऑर्डर ऑफ एच?
तो मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर मुझे हायर सेकेंडरी याद नहीं आ रहा। मैं बोलूंगा भाई H की पोजिशनल वैल्यू है 8, अब इन दोनों का सम 27 होगा, तो इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, 27 में से 8 गया, ठीक है, और 27 में से 8 गया तो बचा 19, और 19 किसका होता है भाई, 19 होता है हमारा, 27 में से 8 गया बचा 19, और 19 होता है हमारा S का, S का हो गया 19। तो ऐसे ये चीज बहुत ज्यादा काम में आती है। क्या आप लोगों को रिवर्स ऑर्डर भी समझ में आया? क्या आप लोगों को रिवर्स ऑर्डर समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल? जल्दी बताओ, तभी आगे बढ़ेंगे। बेटा जल्दी से, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, जल्दी से बताओ, क्लियर हुआ ये चीज? उसके बाद मैं आपको हल्का सा चैप्टर का एक जो है वो आइडिया दूंगा। हाँ, दिस इज सो सो इंपॉर्टेंट, दिस इज सो इंपॉर्टेंट बेटा। हाँ जी, ओके ओके, ठीक है। अगेन मैं एक बार दोबारा से आपको याद दिला रहा हूं चीजें, ताकि मैं चैप्टर से उनको जोड़ पाऊं, ठीक है, इसीलिए मैं चीजें याद दिला रहा हूं, समझ लीजिए। हमारे पास टॉपिक था पोजिशनल वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट, अल्फाबेट की पोजिशनल वैल्यू, और ये हम पढ़ क्यों रहे हैं और ये क्या है, वो मेजर टॉपिक था द बैकबोन ऑफ द रीजनिंग। ये बैकबोन ऑफ द रीजनिंग, हम कोई भी एंट्रेंस लिख रहे हैं और अगर उसमें रीजनिंग आ रही है तो ये 4 बड़े चैप्टर होते हैं जिसमें रीजनिंग का वेटेज दिखाई देता है, कि मान लो 25 की रीजनिंग आ रही है तो 10 नंबर यहां से होंगे। वो चैप्टर है कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज। इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए इनकी जो बैकबोन है, देखो रीजनिंग की बैकबोन तो ये 4 चैप्टर हो गए, ये 4 चैप्टर जिसको आते हैं ना टिप्स पर, वो से रीजनिंग की बैकबोन आती है। अब इन चारों चैप्टर की बैकबोन क्या है, तो इन चारों चैप्टर की बैकबोन है 2 टॉपिक, दैट इज द पोजिशनल वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट क्या होती है, और रिवर्स ऑर्डर क्या होता है। ए से लेकर जेड तक लिख लेना और 1 2 3 लिखना ये वर्स्ट बात है, क्योंकि हमारा वेटेज बहुत है भाई, 10 नंबर लगभग कवर करने हैं, तो आपको रिदम ऑर्डर में याद होना चाहिए। उसके लिए पहला टॉपिक मैंने पोजिशनल वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट पढ़ाया, जिसकी कुछ ट्रिक ये लिखी हुई है, मैं रिवाइज कराता हूं। सबसे पहले ए से लेकर के ई तक जाएंगे, जिसके लिए हमें किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5, इसके लिए वी डोंट रिक्वायर एनी ट्रिक। अगर मैं आपसे पूछता हूं डी की पोजिशनल वैल्यू क्या है, तो आप सोचोगे नहीं भाई डी की पोजिशनल वैल्यू 4 है। मैं पूछता हूं ई की पोजिशनल वैल्यू क्या है, आप सोचने नहीं बैठोगे ई की पोजिशनल वैल्यू 5 है। मैं पूछता हूं बी की पोजिशनल वैल्यू क्या है, आप अगेन सोचने नहीं बैठोगे बी की पोजिशनल वैल्यू 2 है। जैसे ही मैंने पूछा जे की पोजिशनल वैल्यू क्या है, अब आप सोचोगे ए बी सी डी ई एफ जी, वो नहीं करना, हमें कुछ ट्रिक्स चाहिए। वो ये है कि भाई एफ, एफ का मतलब है फिक्स, और फिक्स का होता है 6। जी सबूर सर आपको पढ़ाएंगे, उस्मान सर पढ़ाएंगे G7, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, एक करंट अफेयर का टर्म है G7, G7, G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, तो जी का हो गया 7। एच को हमें कैपिंग करनी है, और एच को जैसे ही कैपिंग करोगे तो वो 8 की तरह दिखेगा, तो एच का हो गया 8। आई नो मैं जानता हूं, और हम नो को आज से नो कहने वाले हैं, आई नो। इसके बाद जे के एक साथ याद करना है, जम्मू कश्मीर सेंसिटिव इलाके हैं, और वहां रोज 10-11 गोलियां चलती हैं, जे फॉर जम्मू, के फॉर कश्मीर, यहां रोज 10 से लेके 11 गोलियां चलती हैं। एल फॉर लाइन, और लाइन को देखते ही बच जाते हैं हम सबके 12। उसके बाद एम एन को एक साथ याद रखोगे, एम फॉर मेरा तेरा साथ, तो 13 जो है उसको मैंने 13 लिखा हुआ है, मेरा तेरा साथ। एम का अगर 13 है बच्चों, तो एन का ऑब्वियसली 14 होगा, क्योंकि एम के साथ आ रहा है, तो मेरा 13 साथ और एन का 14।
फिर ओआरएस का घोल, ओआरएस का घोल हमने एक साथ याद करा गया है। ओआरएस का घोल 3 उम्र के बच्चों को पिलाएंगे हम। ओ 15 साल के बच्चे, आर 18 साल के बच्चे और एस 19 साल के बच्चे। तो ओआरएस का घोल है जो हम 15 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे और 19 साल के बच्चों को देंगे। उसके बाद है बेटा पी क्यू, पी फॉर प्रिंस, 16 साल का प्रिंस है जिसकी शादी हुई है 17 साल की रानी से। तो पी फॉर प्रिंस 16 साल का और इसकी शादी करवानी है 17 साल की रानी से। इसके बाद T20 का मैच, लड़कों को ये याद हो गया होगा फौरन। और UR21, आज से आप मान लीजिए आपकी उम्र 21 साल है, जब तक एंट्रेंस नहीं निकल रहा, UR21। जैसे ए से लेकर के ई तक किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है, वैसे ही लेकर वी से लेकर जेड तक किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। तो दिस इज द पोजिशनल वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट। उसके बाद हम आते हैं अपने रिवर्स ऑर्डर पर। तो रिवर्स ऑर्डर के लिए मैंने आपको कहानी सुनाई आरएस की। आरएस एक लड़का है, तो आरएस बी फॉर बॉय, लड़का है, इसको क्रैक्स खाना पसंद है, इसको ड्यू पीना पसंद है, इसका ईवीएस का एग्जाम है। एग्जाम होने के बावजूद फालतू मूवी देखने चला गया क्योंकि ये अपने आप को ग्रेट समझता है। क्यों ग्रेट समझता है? क्योंकि इसके 10th में, हायर सेकेंडरी और 12th में, मतलब इंटर, 10th को बोला जाता है हायर सेकेंडरी, 12th को बोला जाता है इंटर। तो क्योंकि इसके 10th में और 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, इसलिए अपने आप को ग्रेट समझता है। बट ये फालतू मूवी देखने गया था ना ईवीएस के एग्जाम होने के बावजूद, तो ये फेल हो गया ईवीएस के एग्जाम में। अब इसके मम्मी पापा को आया गुस्सा, इन्होंने इसकी शादी करा दी जंगल की रानी JQ से। शादी पे इसने पहना केपी, कुर्ता पजामा, लोटो के शूज, LO, और ऐसे ये बॉय से कन्वर्ट हो गया मैन में। नाउ फोकस ऑन दैट कि आरएस का मतलब है AZ, बॉय का मतलब है BY, क्रैक्स का मतलब है CX, ड्यू का मतलब है DW, EVS का मतलब है EV, फालतू का मतलब है FU, ग्रेड का मतलब है GT, हायर सेकेंडरी का मतलब है HS, इंटर का मतलब है IR, जंगल की रानी JQ, कुर्ता पजामा KP, लोटो के शूज LO और मैन का मतलब है MN। एक मजेदार बात और है, जब भी आप किसी भी अल्फाबेट की पोजिशनल वैल्यू को उसके रिवर्स ऑर्डर की पोजिशनल वैल्यू से जोड़ते हो तो हमेशा 27 आता है। दिस इज द मैजिकल ट्रिक। आप चेक कर लो, 19 और 8 27, 17 और 10 27 एंड सो ऑन। तो दिस इज द टॉपिक दैट वी हैव टू कवर इन टुडेज क्लास, ताकि हम कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर डिटेल में स्टार्ट कर सकें। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा चलो, बच्चे बोल रहे हैं इसका जरा सा मैं वो दिखा दूं कि यूज कहां, कैसा यूज है। ठीक है, चलो वैसे तो मैं अलग से करता, बट मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके का यूज है इसका। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं मिसाल के तौर पर रीजनिंग का। ठीक है, मान लो मैंने बोला एंट्रेंस, एंट्रेंस एक वर्ड है एंट्रेंस, और मैं लगा एंट्रेंस इज कोडेड एज, एंट्रेंस इज कोडेड एज, एंट्रेंस को कोड करा गया बाय दिस, दिस इज द कोड ऑफ एंट्रेंस। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन दिया, एंट्रेंस इज कोडेड एज 5142018114XB। ठीक है, इन द सेम कोड, इन द सेम कोड, इसी कोड में बताइए, इसी कोड में बताइए कि एजुकेशन इज रिटन इज व्हाट, एजुकेशन EDUCATION is written as what, is written as what। हम इसी कोड में एजुकेशन को क्या लिखेंगे? ठीक है, अब ये सवाल मैंने कोडिंग डिकोडिंग का दिया है। अब मान लो सवाल इस तरीके का आ गया, तो क्या बैठ करके बहुत लंबा चौड़ा ए से लेके जेड तक लिखोगे? नो, ऑब्वियस नो। आपको अगर पोजिशनल वैल्यू याद है और आपको रिवर्स ऑर्डर याद है तो ये सवाल झट से बनेगा। बच्चे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे जिन्होंने अभी अभी मेरी बात सुनी कि भैया ई, मैं ग्रीन कलर लेता हूं, ये जो ई है,
ई की पोजिशनल वैल्यू है भाई 5, E5, मेरा 13 7, और अगर M का 13 तो N का 14, ठीक है। T20 का मैच, T20 का मैच, ORS का गोल और R का हो गया 18, ठीक है। ए का हो गया 1 और N का हो गया 14, ये है हमारी पोजिशनल वैल्यू। इसके जो लास्ट टू अल्फाबेट है उसका रिवर्स ऑर्डर लिखा हुआ है। सी का रिवर्स ऑर्डर एक्स, क्रैक्स, और ईवीएस का एग्जाम वी। तो हमें कोड पता पड़ गया कि भैया स्टार्टिंग तो हमें करनी है पोजीशनल वैल्यू से, और जो आखिरी के दो अल्फाबेट है उनका रिवर्स ऑर्डर लिखना है। तो अब आप कुछ भी पूछ लो। इसने मुझसे पूछा है एजुकेशन का बताइए, तो इन दोनों को तो मैं टच ही नहीं करूंगा भाई, क्योंकि ये लास्ट टू अल्फाबेट है, इसका तो मुझे रिवर्स ऑर्डर लिखना है। तो मैं ओ का रिवर्स ऑर्डर लिख ले रहा हूं, लोटो के शूज एल, और एन का लिख ले रहा हूं एम, भाई मैन और लोटो के शूज। बाकी सबकी पोजिशनल वैल्यू। अब पोजिशनल वैल्यू लिखने थोड़ी बैठोगे भाई। ई का 5, बी का 4, आप 21 साल के हो, यू आर 21, सी का 3, ए का 1, T20 का मैच, और आई नो। तो दिस विल बी माई फाइनल आंसर। आंसर विल बी व्हाट? 5421312009 LM। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं या इस तरीके की जो नॉलेज है, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल आ जाए, चाहे वो सवाल आ जाए हमारा उसका एनालॉजी का, चाहे हमारा सवाल आ जाए क्लासिफिकेशन का, चाहे हमारा सवाल आ जाए सीरीज का, जो हम अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में आपको बिल्कुल अलग से पढ़ाऊंगा, है ना। मैं आपको एनालॉजी अलग से पढ़ाऊंगा, सीरीज अलग से पढ़ाऊंगा, सारी चीजें। तो हम कल से कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बट जब मैं वो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं या जब मैं वो चैप्टर पढ़ा रहा हूं, तो आपको ये दो चीजें बिल्कुल रिदम में याद होनी चाहिए कि किसी भी अल्फाबेट की पोजिशनल वैल्यू क्या है और उसी पर्टिकुलर अल्फाबेट का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा। तब हमें मजा आएगा खेल खेलने में, और तब हमारी रीजनिंग होगी टिप्स में। थैंक यू सो मच बेटा, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और स्टार्ट करते हैं फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो भी हमारा होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके ओके, हाँ याद आ गया। एक इंफॉर्मेशन मुझे और देनी थी। मैंने यूट्यूब पर देखा कि कोई स्टूडेंट थे, नाम मुझे उनका एग्जैक्टली ध्यान नहीं, वो आरंभ बैच एमबीए के बारे में पूछ रहे थे कि सर हाउ टू रजिस्टर, उसमें रजिस्टर कैसे करें। तो बेटा आरंभ बैच जो है वो सीट्स आर फुल, उसकी सीट्स फुल हो चुकी है। आपको अब दूसरे बैच में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। वो दूसरा बैच हमारा अगले मंडे से स्टार्ट हो रहा है, और उसका अनाउंसमेंट भी मैं वैसे आज करूंगा, लेकिन मैं अभी क्योंकि पढ़ा रहा हूं तो अभी आपको बता दे रहा हूं। उस बैच का नाम है उड़ान बैच फॉर एमबीए। एमबीए के लिए हमारा सेकंड बैच, तो आप उसमें अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। थैंक यू सो मच।